नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं पहले आपको याद दिला दूं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, हमारा चैप्टर है विकास, यही पढ़ रहे थे हम, विकास। तो चलिए बच्चे, मैंने पिछली क्लास में आपको विकास की भूमिका सिखाई थी और ये बताया था कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो सबके विकास का लक्ष्य भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं और मैंने आय को समझाया था कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। तो मैंने कहा था बच्चे कि देश की जो कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से आप भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो जो आएगा वही प्रति व्यक्ति आय है, जिससे पता चलता है कि कौन सा देश विकसित देश है और कौन सा देश अविकसित देश है। लेकिन यहीं पर थोड़ा हमें विश्व बैंक की रिपोर्ट पर बात करनी है, थोड़ा हम बात करते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पर बात करेंगे। जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो थी विश्व विकास की रिपोर्ट थी। क्या थी वो? विश्व के तो वर्ल्ड बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और ये रिपोर्ट कब दी थी उसने? 2012 में। याद रखिएगा बच्चे कि वर्ल्ड बैंक ने अपने विश्व विकास पर एक रिपोर्ट दी थी 2012 में। उसके अनुसार उसने बताया था कि कौन सा देश समृद्ध देश है और कौन सा देश जो है गरीब देश है। क्लियर है? तो देखिए जरा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। सबसे पहले मैं समृद्ध देश की बात करूं बच्चे, तो देखिए विश्व बैंक की रिपोर्ट ने यह कहा था समृद्ध देश के बारे में कि वैसा देश जिसकी 2010 में, क्या बच्चे, 2010 में जो 12,776, याद रखिएगा क्या बच्चे, 12,776। केयर करना है बच्चे। रिपोर्ट कब आई थी? 2010 में आई थी। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था, माफी चाहूंगा बच्चे, कि जिस देश की कमाई 12,276 US डॉलर पर ईयर किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय आय हो। याद रखिएगा कि विश्व बैंक ने कहा था कि समृद्ध देश वो देश हैं जो 2010 में प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय थी वो कितनी डॉलर थी? 12,276 पर ईयर, उसी वर्ष, प्रति वर्ष। तो उस देश को क्या कहा गया था? समृद्ध देश। और फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर उसी 2010 में अगर कोई देश 1,005 US डॉलर पर ईयर की औसत आय हुई है, राष्ट्रीय आय हुई है, तो उसे कहेंगे निम्न आय का देश। क्या कहा गया उसे? निम्न आय देश। फिर से सभी बच्चे याद रखिएगा कि विश्व बैंक की 2012 में जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि जो 2010 में प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय अगर 12,276 US डॉलर पर ईयर है तो वो क्या है? समृद्ध देश। और अगर 2010 में 1,005 US डॉलर प्रति व्यक्ति आय है पर ईयर, तो वो क्या आय हो गया? निम्न आय वाला देश। लेकिन याद रखेंगे बच्चे कि हम यहीं पर अपने देश भारत की तुलना करेंगे। तो भारत में उस समय जो आय हुई थी वो हुई थी बच्चे 1340.4 US डॉलर। देख रहे हैं भारत में क्या हुई थी? 1340.4 US डॉलर ये प्रति व्यक्ति आय हुई थी उस ईयर। इसलिए भारत को क्या कहा गया? मध्यम आय वाला देश। याद रखिएगा कि भारत को क्या कहा गया? मध्यम आय वाला देश, क्योंकि भारत जो था वो 1,005 से ऊपर था और 1340.4 था, इसलिए भारत को क्या नाम दिया गया कि मध्य आय वाला क्या है? देश है। और इसकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में क्या थी? 1340.4 US डॉलर। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा, यहां पर आप लोगों को एक जानकारी रखनी है कि मध्य पूरब के कुछ देश हैं
और कुछ छोटे छोटे देश हैं उनको विकसित देश ही कहा गया है, भले वो इस मापदंड में है या नहीं है। एक बात याद रखना है हमें इस पॉइंट को कि मध्य पूरब के कई देश एवं कुछ छोटे देश हैं जिन्हें किस में रखा गया है, विकसित देश में रखा गया है। हो सकता है कि इनकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो। तो इस बात को सभी बच्चे आप याद रखेंगे कि मध्य पूरब के कई देश और कुछ छोटे देश हैं जिनको किस में रखा गया है, विकसित देश में रखा गया है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए यहां पर हमने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को पढ़ लिया। अब जरा अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हम आय से रिलेटेड रखेंगे। देखते हैं आय एवं अन्य मापदंड। पहले मैं इसे मिटा दूं, ठीक। हमारा अगला पॉइंट है बच्चे आय एवं अन्य मापदंड। चलिए अब तो आय तो मैंने आपको सिखा दिया, जरा अन्य मापदंड की बात करते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था कि लोग बेहतर आय और सुरक्षा भी सोचते हैं, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था बच्चे पिछली क्लास में कि जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, बेहतर आय भी हो एवं सुरक्षा भी हो। इस बात को याद रखिएगा कि ये सभी व्यक्ति की सोच है कि लोग ये सोचते हैं कि एक तो उनकी बेहतर आय हो और बेहतर आय होने के बाद भी क्या हो, सुरक्षा भी हो। तो चलिए बच्चे यहां हम तुलना करते हैं महाराष्ट्र, केरल एवं बिहार, ये तीन राज्यों की बात करते हैं बच्चे, और इन तीनों राज्यों में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। याद रखिएगा ये जो तुलना का ईयर है ये ईयर है 2012 और 2013 के वर्ष का। क्लियर है बच्चे? सभी लोग क्लियर करेंगे कि हम 2012 और 2013 के वर्ष की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 1,06,670 रुपए। तो देख सकते हैं कि 2012-13 में एक साल में महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1,06,670 रुपए। अब जरा इसी को केरल में देखते हैं। तो केरल में देखा गया 88,527 रुपए, 88,527 रुपए। अब जरा बिहार की बात करते हैं। तो जब बिहार में मैंने तुलना किया तो मैंने क्या देखा, 28,774 रुपए। बच्चे आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में आय के अलग अलग मापदंड हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जहां प्रति व्यक्ति आय 1,06,670 रुपए है, उससे बहुत कम बिहार की आय है, लगभग 1/4, 1/4 लगभग। लेकिन केरल बीच में 88,527 रुपए। तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जो है वो विकसित राज्य है और बिहार क्या हो गया, अविकसित राज्य। क्यों? क्योंकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 28,774 रुपए उस ईयर का था, 2012 और 13 में। क्लियर है ना? तो बच्चे हम जरा देखते हैं कि आखिर ये ऐसी मापदंड क्यों हुई। क्या सुविधाओं की कमी है या ऐसी सुविधाएं चाहिए जिससे हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकें? तो चलिए जरा इसको अलग पॉइंट में समझते हैं। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं। पहले मैं इस आंकड़े को मिटा दूं बच्चे, ठीक है। चलिए सीखते हैं सार्वजनिक सुविधाओं में इन सारी चीजों को। सार्वजनिक सुविधाएं। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महाराष्ट्र, आप पहले यहां देखिए, जैसे मैंने भी आपको क्या बताया था कि आय में महाराष्ट्र क्या है, केरल से बेहतर है, पर सिर्फ
आय को नहीं देखना। याद रखिएगा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां महाराष्ट्र केरल से पीछे है। इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, याद रखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, पूर्ण क्षेत्रों में केरल महाराष्ट्र से आगे है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, मैं आय की बात नहीं कर रहा हूं। आय में मैंने बता दिया है कि केरल से आगे महाराष्ट्र है, पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मैं ये देख रहा हूं बच्चे कि महाराष्ट्र केरल से क्या है, पीछे है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आपके जेब में रखा हुआ रुपए से आप वो सारी चीजें खरीद लें जो आपकी जरूरत की हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। पर याद रखिएगा केरल में कहीं ना कहीं शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। याद रखेंगे कि केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है महाराष्ट्र की तुलना में। तो हमने देखा कि केरल में शिशु मृत्यु दर क्या है, कम है। अगर शिशु मृत्यु दर कम है तो इसका कुछ तो कारण होगा। तो याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही बेहतर है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्या है, बेहतर है। तो याद रखिएगा कि सिर्फ आय ही चीज नहीं होती, और भी चीजें होती हैं। केरल में क्या हुआ, हम ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा है और शिक्षा का स्तर भी अच्छा है, इसलिए केरल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से क्या है, आगे है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भी बहुत बेहतर है, तो अगर वो भी प्रभावी है तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा ही तो होगा। बच्चे, भारत के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश है श्रीलंका। याद रखिए, श्रीलंका भारत की तुलना में बहुत छोटा देश है, लेकिन श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि श्रीलंका जो है हर विषय में भारत से आगे है, कहने को वो छोटा है। याद रखेंगे, श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, हर विषय में भारत से आगे है। सिर्फ आय ही सब कुछ नहीं होती बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी तो होती है। तो हमने देखा कि श्रीलंका भारत से आगे है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो नेपाल है, नेपाल जो है वो भी भारत से कुछ ही कम है। याद रखेंगे, भारत से कुछ ही कम है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि नेपाल गरीब देश है तो भारत से बहुत पीछे होगा, नहीं बच्चे, ये आपकी गलतफहमी होगी। याद रखिएगा, कहने को कि नेपाल की जो प्रति व्यक्ति आय है, नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है, लेकिन फिर भी शिक्षा में, साक्षरता में, आयु में वो भारत से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि विकास की धारणीयता क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है। मैं इसे मिटाऊं पहले। चलिए, तो अगले पॉइंट को समझते हैं बच्चे, विकास की धारणीयता। हम जरा समझते हैं कि विकास की धारणीयता क्या है। यहां सभी लोग केयर करेंगे, हमारा अगला पॉइंट है विकास की धारणीयता। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक इस बात को बोल रहे हैं कि विकास की जो हमारे पास गति है वो धारणीय नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कि अगली पीढ़ी के मुताबिक नहीं है, पूरे समाज के मुताबिक नहीं है। जैसे मान लीजिए बच्चे, भूमिगत जल है। आप जानते हैं कि जो भूमिगत जल है वो एक नवीनकरणीय संसाधन है। याद रखेंगे बच्चे, मैं भूमिगत जल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। जो भूमिगत जल है वो क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। बच्चे, नवीकरणीय संसाधन का मतलब है जो दोबारा प्रकृति जिसे बना दे। याद रखिए, नवीकरणीय का मतलब है दोबारा प्रकृति निर्माण कर दे, दोबारा प्रकृति क्या कर दे, निर्माण कर दे, हम उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
तो भारत में बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का उपयोग तो हो रहा है, पर याद रखिएगा कि हम और भी ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बारिश कम हो गई तो जमीन में तो पानी नहीं गई, और जब जमीन में पानी गई नहीं और आपने और ज्यादा अगर भूमिगत जल निकाल लिया तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है। तो क्या ये चीजें कभी धारणीय हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप तो सारी चीजों को यूज कर जाएंगे। उसी तरह बच्चे याद रखिएगा कि जिस तरह फसल और पौधे ये भी तो दोबारा पाए जा सकते हैं, तो भूमिगत जल भी दोबारा पाए जा सकते हैं, बस हमें उसका अति उपयोग से भी क्या होगा? बचना होगा। क्लियर है? लेकिन कुछ गैर नवीकरणीय संसाधन भी हैं, याद रखिएगा कि कुछ गैर नवीकरणीय संसाधन भी हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन भी हैं। तो बच्चे हमें समझना है कि गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन का मतलब है जो खत्म हो जाएंगे या प्रकृति जिसे दोबारा नहीं बना पाएगी, क्योंकि इसका एक निश्चित भंडार है। और अगर आप उस निश्चित भंडार का इसी तरह उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बच्चे याद रखिएगा, पर्यावरण में अगर गिरावट होगी तो पर्यावरण का जो परिणाम है वो किसी राष्ट्र और राज्य की सीमा का ख्याल नहीं रखते। अगर पर्यावरण बिगड़ेगी तो वो हर तरफ की पर्यावरण बिगड़ेगी, उनका कोई सीमा नहीं होता। तो याद रखिएगा कि विकास प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है, वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो इस निष्कर्ष को सभी बच्चे याद रखेंगे कि विकास एवं प्रगति का जो प्रश्न है, विकास एवं प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है, ये कभी भी नहीं रुकेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा विकास और प्रगति का प्रश्न भी हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।